सरकारी जमीनों पर बसे लोगों को भी मिले पूर्ण मुआवजा। राम लल्लू बैस पूर्व विधायक ने एनसीएल प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। सिंगरौली विधानसभा के पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ नेता राम लल्लू बैस ने एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुनर्वास नीति के उचित क्रियान्वयन की मांग की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की पुनर्वास नीति के अनुसार पूर्व में किए गए सभी विस्थापन कार्यों में पट्टा धारकों के साथ साथ शासकीय भूमि पर बसे लोगों को भी समान अधिकार एवं मुआवजा दिया गया था। रामलल्लू बैस ने आरोप लगाया कि इस बार एनसीएल प्रबंधन सरकारी जमीन पर बसे लोगों के साथ भेदभाव कर रहा है और उन्हें उचित मुआवजा तथा पुनर्वास का लाभ नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास नीति का पालन करना हर संस्थान का कर्तव्य है और इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात निंदनीय है। पूर्व विधायक ने एनसीएल प्रबंधन से आग्रह किया कि सभी प्रभावित परिवारों को बिना भेदभाव के मुआवजा एवं पुनर्वास सुविधा प्रदान की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो प्रभावित परिवारों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। राम लल्लू बैस का यह बयान क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है और विस्थापित परिवारों ने भी उनके समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। नमस्कार। मोरवा विस्थापन एक अहम पड़ाव पर है। बीते दिनों अखबार में विज्ञापन देकर एनसीएल ने ये अपनी मंशा जाहिर कर दी कि बहुत जल्द वो नोटिस बांटने वाली है, अतः जल्दी से जल्दी नापी कराएं। इधर बीच कलेक्ट्रेट में हुई बैठक के बाद 18 लाख पे सहमति बनती दिखी। उसके बाद मुख्यालय में हुई बैठक, जिसके बाद सभी गतिरोध बढ़ते चला गया। सब मंच एक साथ आए। आगामी समय में अग्रवाल धर्मशाला में एक आम सभा आयोजित करने की बात कही जा रही है। हमारे साथ पूर्व विधायक श्री राम लल्लू बैस जी हैं, जो मढ़ौली के विस्थापित भी रह चुके हैं, दोबारा विस्थापित होने जा रहे हैं। लगातार 2 बार इन्होंने कोयला मंत्री से मिल करके बात रखी, क्योंकि ये सिंगरौली विस्थापन मंच में संरक्षक की भूमिका पे भी बैठे हैं। इन्हें क्या जानकारी है और मोरवा विस्थापन को लेकर के इस समय जो पशुपेश है उस पर इनके क्या विचार हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। एनसीएल बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण किया है, जिसमें मुझे लगता है कि मकान भी अधिकतम 20-22 हज़ार से ऊपर बने हों। इनका सबका मूल्यांकन जो है वास्तव में सही तरीके से किया जाए, ताकि विस्थापितों को सही स्थान पर जाकर पुनर्वासित हो सके। जहाँ तक हमारे बैठकों में कई बार चर्चा भी हुई कि बाजार का मूल्यांकन वर्तमान परिस्थितियों पर ही किया जाए। आज बाजार का या मकान का कीमत क्या है, आज जो मकान बना रहे हैं उसकी लागत क्या है और किस कैटेगरी का है, वो कैटेगरी भी स्थापित करें और उसी के आधार पर सब मूल्यांकन करें। जैसे ज़मीन का कीमत यहाँ निर्मम कतरो करेंगे तो 1 लाख रुपया ढिसमे से कम नहीं है। माने 1 करोड़ रुपए एकड़ जमीन का मूल्यांकन दें वो कम से कम, और इसके साथ मकानों का अलग अलग हिसाब से, और प्लाट के पुनर्वास के लिए 25 लाख जो मांग की गई है वो गलत नहीं। बस ये तो 18 लाख में सहमति बना दी है। उसमें सीएमडी साहब बोल रहे थे कि बजट में करना पड़ेगा, दिक्कतें आएंगी। 20 लाख पे बात आई, 20 लाख पे भी नहीं सहमत हुए। 16.5 17 करते करते इस पे 18 पे समझौता हुआ। सुनने में आ रहा है कि महानदी कोलफील्ड्स में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट तक बात गई थी। क्या वहाँ से निष्कर्ष निकला? बात कहता है कि कलेक्टर साहब और सीएमडी साहब की अध्यक्षता में बैठक होकर पुनर्वास समिति के सदस्यों के साथ जो वार्ता हुई अभी लेटेस्ट, कि मैंने भी सुना कि मांगों के अनुरूप 25 लाख की जगह पर उन्होंने 18 लाख तक सहमति जताई थी। हाँ, वो अपने बोर्ड में इसको रखेंगे, अपने बोर्ड से पास कराने के बाद उनके बुकलेट में प्रकाशित होगा, ऐसा मुझे लगता है। पर अधिकांश लोगों को मैंने कहा था कि मकान प्लाट की नापी के समय आप यह भी देखें कि प्लाट कितने लोग चाहते हैं या नहीं चाहते। नहीं चाहते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि पैसा चाहते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग प्लाट के चक्कर में हैं कि प्लाट कुछ मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए।
एनसीएल की तरफ से इस चीज़ पे कोई सर्वे नहीं कराया गया कि हम प्लॉट कहाँ दे रहे हैं, इसीलिए ये इस बात पे मुद्दे पे आगे बढ़े नहीं, ये पैसे को देखते चले। अभी तक उनके द्वारा एक रजिस्टर रख दिया गया है जिसकी सूचना मोरवा वासियों को ज़्यादातर नहीं है। 156 लोग अभी तक प्लॉट लेने के इच्छुक हुए हैं। पुनर्वास स्थल इनका अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं है। हम कहते हैं अगर 156 लोग भी अगर कहीं बसना चाहेंगे तो एनसीएल वहाँ कहाँ विकसित करके उनको देगा। हमें बोल दिया जाए कि आप पैसा मत लीजिए और प्लॉट ले लीजिए, प्लॉट हमको वहाँ मनाली में दे देंगे तो हम मनाली तो जाएंगे नहीं, हमारा व्यवसाय यहीं पर है तो हमको आसपास ही जगह मिलनी चाहिए। ये चीज़ एनसीएल शुरू से बताया नहीं। 2020 में जब सेक्शन 4 लगी थी तभी से इनको इस चीज़ की तैयारी करनी थी। अब परिस्थितियाँ ये आ गई हैं कि व्यवसाय, व्यक्ति, हर कोई प्रभावित होगा। यहाँ तक कि करीब 12 से 14 या मान लीजिए 18 यहाँ पे स्कूल हैं और उसमें करीब 15,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। उन सब का भविष्य क्या होगा? इसी दृष्टिकोण से मैंने एक दिन अलग से बात किया था सीएमडी साहब से कि यहाँ 3 कॉलेज हैं, आपके क्षेत्र में भी केंद्रीय विद्यालय हायर सेकेंडरी है, हाई स्कूल है, मिडिल में भी चटका है, आपका पजरे में है, बड़ौली में है। इन सब गाँव के व्यवस्था आप करेंगे नहीं करेंगे। और इस संदर्भ में मैंने कलेक्टर साहब को भी कहा, जिस दिन आप लोगों की बैठक पुनर्वास हुई उसके दूसरे दिन हम गए बैठक, तो चले गए कलेक्टर साहब के यहाँ मिलने। और वो परिस्थितियाँ ये आई, कलेक्टर साहब ने कहा कि यहाँ बहुत पंचायत है। सबने कहा पंचायत नहीं साहब, पहले तो आप ये तय करिए कि शासकीय मध्य प्रदेश की स्कूल हाई सेकेंडरी हाई स्कूल है, उसको कहाँ पर ले जाकर शिफ्ट करेंगे और क्या दिशा निर्देश उस पर आप लिए, ये बताइए। डीओ की भी बैठे थे, डीओ जिला शिक्षा अधिकारी है, ये सब बैठे थे, 3 लोग वो लोग थे, मैं था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये बात तो सही कह रहे हैं साहब कि उसकी आकलन लगाइए, आप लोग कितना है उसकी व्यवस्था कहाँ करेंगे और बच्चे कहाँ फिर जाएंगे। तो आप सब बहुत गंभीर नहीं दिख रहा है, इसे मैंने कहा। आरोप लगाया जा रहा है कि पीछे कलेक्ट्रेट में हुई बैठक के दौरान अधिकारियों का बेतुका बयान आया कि बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिया जाएगा। जब सरकारी स्कूल में सभी बच्चों सरकारी स्कूल में ही बच्चों को भर्ती कराना है तो ये डीपॉल स्कूल, क्राई ज्योति स्कूल, बाकी जितने तमाम स्कूल है, डीएवी, डीपीएस वगैरह, इन सबको तो बंद कर देना चाहिए और सीबीएसई बोर्ड को भी बंद कर देना चाहिए। जब सबको ही मध्य प्रदेश शिक्षा मंडली बोर्ड के अंतर्गत सरकारी विद्यालय में पढ़ सकते हैं, सीबीएसई और बाकी तमाम प्राइवेट स्कूलों की क्या जरूरत? देखिए, समय के हिसाब से यदि आज तैयारी नहीं करेंगे तो जिस दिन खदान आ गया, ब्लास्टिंग होगी, बच्चे भयभीत रहेंगे, क्या पढ़ेंगे लिखेंगे। और जो विद्यालय हैं, क्या उनके पास इतनी पर्याप्त व्यवस्था भी है कि आपके बच्चों को वहाँ शिफ्ट कर देंगे? किसी के पास सेक्शन में 40 लड़के हैं और आपके लड़के भी पहुँच गए तो कहाँ से रखेंगे? वो कहेंगे नहीं, डीपीएस ये भी स्कूलों को कहीं अलाउ नहीं करेगा। इसलिए मैं देखता रहा हूँ, केंद्रीय विद्यालय नहीं अलाउ करता। जो उनके बच्चे हैं वो तो इधर उधर कर लेंगे, ठीक है। जो हमारे मध्य प्रदेश शासन की हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, मिडिल जो भी है, उसके बच्चों को भला ले तो बताइए। नेताजी, बीते समय में 2 बार आपने दिल्ली का दौरा किया, कोयला मंत्री से आपने समय भी लिया, मुलाकात भी की रेड्डी साहब से, पर क्या लग रहा है वो खाली नेताओं की तरह आश्वासन ही देके चले गए? माननीय कोयला मंत्री से मिले और मिल के मैंने बात की तो उन्होंने ये कहा कि किसी भी प्रकार का आपको नुकसान नहीं होने देंगे, जो उचित होगा वो प्लाट का पैसा मिलेगा, नौकरी जो मापदंड चल रहा है वो मिलेगा। किसी प्रकार का आप लोगों को इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हमको इतना जरूर है कि जिस एरिया का अर्जन मैं कर रहा हूँ उसमें कोयले का उत्पादन कितना होगा और उसकी अनुमानित लागत क्या होगी, उससे हमें नुकसान ना हो उतने तक मैं देने को तैयार हूँ। देने की बात तो शुरू में कहा कि साहब ऐसा है, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ आपको कि कोई नुकसान नहीं हुआ अभी तक। जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं लाभ में आप हैं, यहाँ कहाँ नुकसान होगा।
आज के समय में कोयले का रेट बढ़ता जाता है, तो हमारा भी बढ़ना चाहिए। तो हमको आप प्लाट के जो उचित मांग किया जा रहा है वो दे दिया जाए, और यदि वो दे देंगे तो प्लाट के लिए भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा दूसरे जगह। पर यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से किसानों को मोटी मोटा 25 लाख आप दे दीजिए जमीन का, सोलोसियम अलग, और सोलोसियम देंगे तो 50 लाख हो जाएगा, तो कम से कम संतुष्टि रहेगी। आपका नुकसान भी मैं नहीं चाहता, देश की संपत्ति है वो भी ना। थर्मल पावरों को कोयला देंगे आप, बिजली उत्पादन होगी, उससे कमाएंगे आप, और लाभ के दृष्टि से जो बचता हो हमको दे दीजिए। 18 लाख पे बात फाइनल हो गई। अब एनसीएल का कहना है कि हम बहुत जल्द नोटिस बांटेंगे। 6 महीने का समय उनका रहता है कि 180 दिन आप अपना कहीं मकान बना लीजिए। वो अभी तक कोई तैयारी नहीं की है पुनर्वास की, जगह की तैयारी नहीं की है, ना ही कितना देना है उस चीज़ की तैयारी की है। उसके बाद बुकलेट जारी होने के बाद जो इतनी तमाम सारी चीज़ें आई कि हम उपबंध लगा देंगे, हम ज़मीनों के रेट में कटौती करेंगे, हम तत्काल सोल्यूशन नहीं देंगे, हम खाली भवन का आपको दे देंगे, आप बाद में आपका पैसा खाली करने के बाद मकान हमने जो एक सलाह दी थी कि पुनर्स्थापन मंच ने कहा कि एक इस एरिया में पुनर्वास स्थल बनाया जाए। मैंने चुरकी गांव का पटवारी से बात करी, 625 एकड़ सरकारी भूमि का आकलन दिया गया, और उसमें 4 सेक्टर बना के उन्होंने किया। ये 4 सेक्टरों में विभाजित कर देंगे, तो जो इधर वाले जो बात करते हैं पुनर्वास मंच वाले, पुनर्स्थापन मंच वाले, वो उनका भी पूरा मांग हो जाएगा। भलगड़ वाले चले जाए, भलगड़ हो जाएगा। देश नहीं जाना चाहते, वो पैसा लें, 18 लाख दें, ये उचित है, क्योंकि हमको तो 25 चाहिए था, नदी नहीं लिए, 18 में तय किए हैं, तो उससे उनको कोई नुकसान नहीं है। पुनर्वास मंच के पदाधिकारियों के साथ बीते समय सीएमडी साहब ने वहां जाकर के वहां का दौरा भी किया, पर सबसे बड़ी बात कि पुनर्वास स्थल को लेकर के सीएमडी साहब ने चुप्पी साध रखी। क्या कहना चाहिए? अब वो इसको तो हम नहीं बता सकते कि वो उनके मन में क्या है, पर ये बात हमको पता जरूर चला, संगठनों द्वारा बताया गया कि गए थे, देख के आए। ये बहुत अच्छा था प्लान, आपको मैं बताऊं, पर ये पता नहीं काहे झिझक रहे हैं सीएमडी साहब। पुनर्वास स्थल चुरकी में बना दें और भलगढ़ में बना दें, जो लोग लेना चाहे ये न कहें कि हम लोगों के साथ संगठन वालों ने गलती किया या वो किया। हम तो दोनों कहे कि दोनों चीज़ें हम रखेंगे, दें न दें, ले न लें अलग विषय है, पर हम उसको स्थानीय स्तर पर रखेंगे कि ये चीज़ पर बसें जो लोग जाके भविष्य में ज़मीन मिल कहाँ रही है। आज मैंने देखा कि आदरणीय रतन सिंह जी का ज़मीन है कुशबई में, 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपया डिसमिल के प्लाट कट रहे हैं। तो आप मूल्यांकन नहीं पकड़ के जमीन का कर लो, क्या रेट बिक रहा है और उसके 3 साल पहले का क्या रेट था। 20-21 का ही रेट आप चाहते हो, 20-21 में क्या रेट था ये देख लो। रेट पे भी बात आई कि 19-20 का रेट पीडब्ल्यूडी का ये पकड़ के चल रहे हैं, जबकि 20-21 का रेट आ गया है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अंतर है। एनसीएल इन सारी चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है। इसको लेकर के आप एनसीएल प्रबंधन को क्या चेताना चाहते हैं? एनसीएल प्रबंधन से हमने बहुत सारी बातें बताया है कि यहाँ जो हमारे संगठनों ने मांग की है वो कोई गलत नहीं, उसका समर्थन मैं भी करता हूँ। आपके सांसद विधायक जी कहें न कहें, अब क्या कहते हैं मैं नहीं कह सकता, पर मैं उन लोगों के साथ हूँ। और दूसरा चीज़ कि आज की परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से कहती है कि कहीं भी एक प्लाट खरीदने जाइए तो 20 लाख से कम नहीं मिलेगा। तो आप तो आज की तारीख की बात कर रहा हूँ कि आप 15 लाख का है, तो 15 लाख से साफ कहाँ होगा वही प्लाट। तो पहले मैं बात कहते इस बैठक के बाद में, आज जब इस बैठक में बात आई तो बड़ा खुश हुए लोग, बताए लौट के कि 18 लाख हो गया।
तो हमने कहा बहुत अच्छा, धन्यवाद आप लोगों को। और अब 2 दिन बाद उसको पता चलता है कि कोई फाइनल नहीं है। पर मैं ये चाहता हूँ कि जो बात तय हुआ है दीपक के साथ वो यथावत रहना चाहिए, और नेगोशिएशन कर लिए कि 2500 15 के बीच 18 दिए, चलिए ठीक है। यथावत नहीं रहे, इसी कारण से सिंगरौली विस्थापन मंच और पुनर्स्थापना मंच और आसपास के तमाम जितने भी मंच और जो बने बाद में, वो सब चाहे सरकारी भूमि में रहने वाले लोग सुनते हैं कि सब एक साथ आ गए हैं और अग्रवाल धर्मशाला में एक आम सभा करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इससे सौहार्द बनता दिख रहा है मोरवा वासियों का कि एनसीएल से एक साथ लड़ सकेंगे। देखिए सब अच्छा है, मैं तो ये कह रहा हूँ पट्टे के भूमि पर किसी व्यक्ति ने अपना घर बनाया है तो उसको पैसा मिलना चाहिए, जिसका मकान बना है। ये न कहें कि भूमि स्वामी जो पट्टेदार है उसको पैसा देंगे। हमने इस पे बात को लेकर के कलेक्टर साहब मढ़ौली वाले मुद्दे पर यही तय की। तो रोज रोज बदलेगा क्या नियम इनका? जहाँ ये बिंदु है कि मकान हमारा बना है आपकी जमीन में, आपसे इतने पूछेंगे कि आपने बनाते सहमत से बनाया है कि गैर सहमत, ये इससे जरूर पूछें, या वो लिख के दिया है कहाँ बना लीजिए, उसको पैसा दे दिए मकान स्वामी को। यही बात यहाँ भी अपना है, कोई विवाद नहीं होगा और पुनर्वास में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो सरकारी भूमि हो। मध्य प्रदेश सरकारी भूमि वालों पे भी सबसे बड़ी बात ये आ गई है कि उनको भी 15 लाख चाहिए, उन्हें 5-6 लाख देकर के संतुष्ट किया जा रहा है मढ़ौली के तर्ज पर। क्या ये सही है? देखिए जैन विस्तार मढ़ौली 2011 में जो दिया गया उसके मान के, उसमें कहीं भेदभाव ये नहीं है कि सरकारी बसें हैं उनको हम कम देंगे, पट्टे में जो बसें हैं उनको अलग देंगे। समान घर के विस्थापन पर समान नीति लागू है, बराबर की भागीदारी। तो यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाएगा और यहाँ भी यही करना चाहिए। हम तो पुनर्वास पॉलिसी सीएम साहब को दिया, हमके मध्य प्रदेश शासन की जमीन पर और शासन मध्य प्रदेश शासन के अतिक्रमित भूमि पर यदि किसी ने घर बनाया है और सेक्शन 4 के उस वो नियम था उस समय 3 साल पहले कोई मकान बना कर रहे हैं, उसके साथ वही मिलेगा सुविधा जो पट्टेदार को मिले। उन्हें पुनर्वास माना जाए, क्या कहते हैं, उन्हें विस्थापित माना जाए, प्रभावित नहीं। हाँ। दूसरी चीज, प्रभारी मंत्री बार बार यहाँ दौरा होता है, यहाँ उतना समय नहीं दे पाती हैं। मीडिया से द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सब चीज कानून के हिसाब से हो रहा है, सब संतुष्ट हो रहा है। जब सब संतुष्ट हो रहा है, सभी लोग संतुष्ट हो रहे हैं, तो फिर इतनी सारी अराजकताएं क्यों दिखती हैं कि क्षेत्र के सब लोग तमाम खड़े हो रहे हैं? क्या लग रहा है कि उनके द्वारा विशेष तौर पर इस क्षेत्र को विस्थापन को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही? मैं भोपाल जाके इनके निवास पर कुछ बंटी भी थे, आशा यादव थी, इन्हीं सब ने कहा चलिए प्रभारी मंत्री से मिले तो आपके क्या काम है, कह रहे वैसे मिल लिया जाएगा। हम कहे ऐसे नहीं भाई, कुछ मुद्दा होना चाहिए। तो कहे आपको बताना पड़ेगा। तो आपने कहा हाँ चलो अच्छा। गए उनके पास, बैठाई, चाय पिलाई और चर्चा हुई। तो मैंने ये कहा कि बड़े पैमाने पर सिंगरौली विधानसभा में कोयल मंच है, तो आपसे मैं इतना कहना हुआ हूँ 60 में का आइए इस बार बैठक करिए। बैठक में ठीक है कि हमको नहीं बताएंगे तो विधायक सांसद जरूर रहें, एनसीएल का अधिकारी रहें, ये लोग क्या प्रस्ताव रखते हैं उसको आप पास करवाने का प्रयास करें। किसी बैठक तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, डायरी में नोट कराए और इस बार आई थी यहीं रुकी। पर बीच में बिचौलियों ने गड़बड़ कर दिया कि सूरीबाग भवन में ही सीएम जोगपाल की बैठक कर ली, हम लोग भी ताकते रहे वहाँ। और क्या फिर ये लोग वहाँ बैठक किए ये नहीं मैं बता सकता, पर उस बैठक का सार कुछ नहीं है। जब विस्थापित मंच ने
ये सब कलेक्टर के बीच में जो तय करते हैं यही फाइनल माना जाएगा। तो रोज तीसरे दिन चौथे दिन बैठक बुला के एनसीएल क्या कहना चाहता है कुछ समझ में नहीं आता है। तो जो एक बार बात करे वो बिंदु खत्म करो, जो बिंदु पर बात बाकी है वो बिंदु पर बात करो। मोमेंट्स ऑफ मिनट्स पीछे की जितनी वार्ता है उसके मिनट उसका मिनट जारी होना चाहिए बैठक का, बैठक के बिंदु हुए। मैंने कल ललित जी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि 2 ही बिंदु पर तो बातें हुई कलेक्ट्रेट। हाँ कलेक्टर। तो हमने कहा जो भी हुआ हो उसका मिनट तो होना चाहिए ना। ये भाई ये बातें हुई, जवानी बात का क्या है? वही बात हो रही है कि अगर 18 लाख की चर्चा इनके द्वारा कही जा रही है, मगर कलेक्ट्रेट के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें भी कहीं 18 लाख का जिक्र नहीं है, ना ही औपचारिक तौर पे एनसीएल प्रबंधन भी इस बारे पे कोई भी अपनी आप ये कहा जाए ना कि भाई इनके बोर्ड में ये बैठक में 18 लाख का लेके जाते हैं या नहीं। यदि ये ले गए तब तो ठीक ही बात है, अन्यथा यहाँ की जनता आसानी से इनका उत्खनन करने न दिया जाए, यही मैं कहूँ। आगामी समय में जो अग्रवाल धर्मशाला में बैठक होने वाली है, जनता से आप और क्या आह्वान करना चाहते हैं नापी को लेकर के, विस्थापन को लेकर के, और अगर अब एनसीएल अपने अड़ियल रवैये पे बना रहा तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कोई आह्वान किया जाए या देखते चले? हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि करना चाहिए और सबके हित में बात करनी चाहिए। जो उचित लगे सबकी राय में उसे मांग करनी चाहिए और प्रस्ताव पास करना चाहिए। ये थे हमारे साथ सिंगरौली विस्थापन मंच के संरक्षक पूर्व विधायक श्री राम लल्लू बैस जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर इस पूरे मुद्दे पर बातें बताई, इस प्रकार इनकी कहाँ कहाँ बात हुई है, किस तरह से मार्गदर्शित लोगों को करते आए हैं और आगे भी ये इस मुद्दे को गंभीर तौर पर देख रहे हैं। आपको मैं ये बताना चाहूँगा पुनर्वास नीति पर जितने भी परियोजनाएं पहले विस्थापित हुए हैं, पट्टेदार के मकान पर जो सुविधाएं दी गई है विस्थापन पर, वह शासकीय भूमि या वन भूमि पर भी बसे लोगों को दिया गया है और दिया जाना चाहिए। एनसीएल को जो कोई ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए, जैसे ये नियम उनके यहाँ भी है वो भी देते आए हैं और आज भी ये गया है कि ना नकुल न करें, इसे स्वीकार करें और सबको देना चाहिए। विस्थापित परिवार का श्रेणी बताया है ना, धारा 4 के अंतर्गत सूचना जारी करने के दिनांक को बालिग हो गया हो एक अलग परिवार के रूप में माना जाएगा। जिस दिन इनका धारा 4 हुआ, मान लीजिए वो बाल बच्चे जो थे पर अलग परिवार माना जाए। सीबीए में धारा 9 से मैं कहा धारा 9 से आप जो परिवार की पात्रता बनाएंगे उसमें 18 साल यदि उस तारीख में यदि वो है तो अलग पृथक परिवार माना जाएगा, अर्थात उसके लिए भी जो 18 लाख आप कह रहे हैं वो उसको भी मिलना चाहिए। और एनसीएल बता दी, और एनसीएल प्रबंधन का कहना है कि हम परिवार के मुखिया को खाली देंगे। नहीं ये गलत है ना, ये तो फिर कहाँ हुआ, नियमों का पालन कहाँ हो रहा है। वो कोल इंडिया की नीति में भी है, वो अलग माना जाएगा परिवार।